हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आशा सोनम ब्लॉग में। आपके अपने परिवार अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग अपने दोस्तों अपने सहेलियों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कि हम लोग प्रीवियस पेपर लगाने जा रहे हैं, प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो उनका भी अच्छा हो जाए। और प्लीज़ अपने जिनको भी शेयर कर रहे हैं उनसे कहिए कि जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि उनको नोटिफिकेशन मिले कि हम लोग जो प्रीवियस सेट लगाने जा रहे हैं उन तक वो नोटिस जा सके, वो हमारे साथ जुड़ भी सकें और उनकी भी प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए हम लोग इस सेक्शन की शुरुआत करते हैं। तो मेरा ये अगला जहाँ से वो छूटा था उसके आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो जहाँ तक मैंने ये आपसे बोला था आपको भी याद होगा, तो जहाँ पर नहीं लिखा है सही नहीं है तो नहीं को गोला कर हाईलाइट कर दीजिए कि नहीं का आंसर देना है आपको। और फिर आगे है ऑप्शन, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, ये हमेशा सफल होते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो इसका आंसर जब तक आप लोग अपने कॉपी में लिखिए। मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो ख़त्म होने ये क्लास ख़त्म होने के बाद आपको कमेंट में ये ज़रूर से लिखना है कि आपको इस प्रीवियस पेपर में कितने आंसर खुद से आए हैं। बाकी तो मैं आंसर बताऊंगी ही, लेकिन आपको कितना खुद से आया कौन सा नहीं आया उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं कि दोस्तों अभी घर में जो हमको पहले से जानते हैं घर में अभी पूरा वर्क नहीं हुआ है, तो अभी भी काम चल रहा है, तो बीच में आवाज़ आ सकती है, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। और बगल में हमारे घर के बगल में पूजा हो रही है रामायण, तो उसकी भी आवाज़ आ ही रही होगी मुझे पता है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। जिस रूम में मैं बैठी हूँ आवाज़ घुस रही होगी क्योंकि सामान यहाँ पर है नहीं। तो मेरे जितने भी दोस्त हैं जितने भी सब्सक्राइबर हैं पहले से ही, तो वो मुझे जानते हैं, जो नहीं जानता है उनको बता दे रहे हैं, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। पढ़ाई में कोई बाधा आ जाए तो उसको पार करने हमारा काम है। तो हम आगे बढ़ते हैं, तब तक आप लोग आंसर दे चुके होंगे, तो मैं इसका सही आंसर बता दूँ। इसका आंसर सी है, हमेशा सफल होते हैं। कैसे? जो आंतरिक रूप से जो बच्चे प्रेरित होते हैं, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ करते हैं, उसमें आप ये देखेंगे कि उनकी ऊर्जा उच्च स्तर की होती है, वो चुनौती भरे कार्य को पसंद करते हैं और वो कार्य में आनंद लेते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है कि वो हमेशा सफल होते हैं, वो असफल भी होते हैं, लेकिन उसे सीख लेते हुए बाद में वो सफल भी होते हैं। लेकिन ये कहना कि वो हमेशा सफल होते हैं ये गलत है। तो इसमें नहीं का आंसर पूछा था, इसलिए हमने नहीं का टिक लगाया है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, जहाँ तक कि अगला भी क्वेश्चन दिख ही रहा होगा, थोड़ा सा सीधा कर देते हैं हम कॉपी। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें हम विकल्प भी लेकर आ जाते हैं सीधे। तो अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, उसको नोट डाउन कीजिएगा, नहीं का आंसर ज़्यादा पूछता है आजकल। और दूसरी चीज़, एक नहीं है तो 3 सही है, 3 सही को इसमें आपको ध्यान देना है और क्या नहीं है उसको भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर नहीं का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैंने आपको पहले ही बोला था एक कॉपी बनाइए कि जिसमें नहीं चीज़ लिखनी है कि क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसके नीचे नहीं
बता रहे हैं कि जिससे कि जो नोट्स नहीं बनाए हैं, जिनके पास अभी बुक नहीं है, टाइम नहीं है कोचिंग का, तो ये हमारे प्रीवियस पेपर लगाते हुए एक अपनी छोटी सी डायरी बनाएं जिसमें वो अपने कीवर्ड को लिख सके, जिससे कि हम अदर बच्चों के साथ भी कंपटीशन करने के लिए तैयार हो जाएं। तो आपको मैंने कहा है नहीं के शब्द में आप नीचे लिखते जाइएगा कि क्या नहीं हो सकता है, क्या हमको नहीं करना चाहिए। और नहीं के आंसर में आपको ये पता है इन चारों में कोई एक नहीं है तो 30 सही भी होंगे, उसको भी ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर आप लोग लिख चुके होंगे, तो मैं आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है ए, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। विशेष ध्यान के लिए क्यों हम उनके सहपाठियों से अलग करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर उनमें कोई विकार है तो हम उन्हीं के साथ रखेंगे, बस उनका थोड़ा सा विशेष तौर पे, जैसे मान लीजिए कोई विकार में कोई कम सुन रहा है तो हम उसको आगे कर लेंगे, कम दिख रहा है तो उनको आगे हम बैठाएंगे, लेकिन उनको हम अपने समकक्षियों से अलग नहीं करेंगे। कुछ सुविधा दे देंगे, उनको सुविधा देंगे, लेकिन उनके समकक्षियों से अलग नहीं करेंगे। विकल्प है इसमें उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। बिल्कुल, उनके अंदर सृजनशीलता बढ़ानी है, हमको उनके दिमाग में बढ़ानी है कि वो अच्छे अच्छे सोच को ला सकें, वो चिंतन कर सकें, जो एक विद्यार्थी के अंदर हमको जगानी है कि उनकी चिंतन साफ हो सके ना, कि उनके अंदर सृजनात्मकता हो, उसकी समृद्धि करनी चाहिए। वो चुनौती भरे कार्यों को लें और उसके समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो, ऐसा हमको उनको बनाना है। तीसरा है गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। बिल्कुल, हम पढ़ाई के साथ साथ उनको खेल कूद सभी के गतिविधियों में आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमको तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। बहुत सारे बच्चे होते हैं, भिन्न भिन्न जगह से आते हैं, उनको कहीं, जैसे हम लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, उनको भी कहीं जहाँ से भी आते हैं उनको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है, पढ़ाई में प्रॉब्लम रहती है। तो उस तनाव को हटाते हुए अच्छी शिक्षा देना, अच्छा सिखाना कि हाँ आपको ऐसा करना चाहिए। तो मैं आगे वाले क्वेश्चन में पढ़ती हूँ, आगे क्वेश्चन में बढ़ जाती हूँ। ये मेरे ख्याल से आपको चारों विकल्प दिख रहे होंगे। तो आगे है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? तो मैंने कहा है नहीं में तो आप गोला बना दीजिए, सबसे पहले उसको हाईलाइट कर दीजिए। अब आगे का विकल्प जब तक मैं पढ़ती हूँ तब तक आप टिक लगाइएगा, ठीक है। शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो आपको जैसा कि मालूम है कि बच्चे हर तरीके के होते हैं। एक ही कक्षा में किसी के मतलब पठन गति में प्रॉब्लम होती है, जैसे कुछ बोलते हैं तो रुक रुक कर बोलते हैं और वर्ण और शब्द को नहीं पहचान पाते हैं। तो ये सब विकार के साथ साथ और भी बच्चे होते हैं जो अच्छे होते हैं, ये सबको हमको साथ में लेकर चलना पड़ता है। लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है पठन कठिनाई का नहीं है, मतलब पठन कठिनाई की जो समस्या है वो इन चारों में से कौन सा नहीं है, ये पूछा है। तो पहला वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि ये पढ़ने की बात कहा है, शब्दों और विचारों को समझने, यानी जिसको मस्तिष्क, जो हम लोग अपने मस्तिष्क में समझते हैं ना, उसकी कठिनाई के बारे में नहीं पूछा है। अब हम जो बोलते हैं ना उसकी कठिनाई के विषय में पूछा है। जैसे हम शुद्ध नहीं बोल पा रहे हैं, मतलब हम नहीं, बच्चों के बारे में पूछा गया है कि
जो शुद्ध नहीं बोल पा रहे हैं, वर्ड और शब्दों को पहचानने, उनको बोलने में कठिनाई हो रही है, जो लगातार नहीं बोल पा रहे हैं, इस कठिनाई, ये तीनों कठिनाइयाँ हैं, लेकिन ये पठन कठिनाई नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर ए है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षार्थियों का आत्म नियम डैश की ओर संकेत करता है। ये चारों विकल्प हैं। जब तक मैं पढ़ती हूँ इसका आंसर दीजिएगा। विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम, विनियम। दूसरा है स्व अनुशासन और नियंत्रण। तीसरा है अपने सीखने का स्वयं सर्वेक्षण करने की उनकी योग्यता। चौथा है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना। तो इसका आंसर आप लोग दिए होंगे, मैं इसका आंसर देती हूँ। इसका आंसर सी है, सी वाला। अपने सीखने का स्वयं सर्वेक्षण करने की उनके अंदर योग्यता होनी चाहिए। विद्यार्थी का आत्म नियम किस ओर संकेत करता है? आत्म नियम यानी अंदर का जो नियम है, जो अपने आप को टेस्ट करता है, मैं सही हूँ, गलत हूँ, ये योग्यता उनके अंदर जो पनपती है वो आंतरिक यानी आत्म नियम कहलाती है। वो उसकी ओर संकेत करती है कि वो आंतरिक रूप से प्रेरित है। आंतरिक रूप से प्रेरित है तभी बच्चा, जैसे जिस बच्चे को हमको कहना नहीं पड़ता कि आप पढ़िए, आप खेलिए, वो खुद से सचेत रहते हैं कि हमको पढ़ना चाहिए, हमको अच्छा नंबर ले आना है, हमको खेलना भी है, हमको स्वस्थ रहना है, वो बिना कहे ही पढ़ते हैं। वो आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं। वो बच्चे अपने मतलब स्वयं के अंदर खुद को टेस्ट करते हैं, ये योग्यता उनके अंदर पाई जाती है। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये देखिए थोड़ा सा, हाँ, ये चारों विकल्प हैं। हाँ, ठीक। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता? मैंने क्या बोला था कि नहीं पे आपको गोला बना लेना है। नहीं पे जैसे मैंने गोला बनाया है, आप बना लीजिए, हाईलाइट कर दीजिए कि हमको नहीं का आंसर देना है। तो चारों विकल्प आपके सामने है। जब तक मैं पढ़ती हूँ तब तक आप आंसर दीजिएगा। व्यवहार का अध्ययन सीखना। दूसरा है अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार के मध्यस्थ करती है। सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। ठीक है, तो सीखना का क्या लक्षण नहीं है? जो नहीं है वो बताना है आपको, जो नहीं है वो बताना है, जो है उसको आप ध्यान में रखिए कि ये है, जो नहीं है वो बताइए। व्यवहार का अध्ययन सीखना, ये सीखने का लक्षण है? बिल्कुल नहीं। व्यवहार तो जो हम ज्ञान करेंगे वो आप अपने से ले आओगे ना, उसको सिखाना नहीं पड़ता कि व्यवहार ये हमने किया है तो आप कीजिए, वो सिखाना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही अनुकूल हो जाता है, देखते देखते ही अनुकूल हो जाता है। जैसे बच्चा किसी अपने माता पिता को, फिर बाहर जाकर अपने चाचा चाची को और विद्यालय में अपनी टीचर को देखता है, वो अपने आप में अनुकरण करता है, ना कि उसको सिखाया जाता है। देख देख कर ही वो सीखता है। इसलिए इसमें नहीं का पूछा गया था, तो नहीं का है व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का कोई सिखाया नहीं जाता कि आप सीखो, व्यवहार अपने आप अनुकरण करके सीखता है बच्चा। और अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोगों को दिख रहा होगा, 4 क्वेश्चन में दिख रहा है, हाँ ठीक। तो सिद्धांत के रूप में रचनावाद सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा
शिक्षक के प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देना अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देना। सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है? अब ये बताइए, आप ये बताइए कि मैंने आपको कल वाले वीडियो में ये बताया था कि जो नहीं कराना चाहिए उसका आप एक कॉपी में आप लिख लीजिए, तो क्या याद कराना चाहिए? नहीं, मैंने उसको नहीं के वर्ड में लिखाने के लिए बोला था, लिखने के लिए बोला था, तो आप याद वाला उसमें कर लीजिए कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। पुनः स्मरण मतलब रिवीजन कि याद करो मैंने क्या कहा था, इसको बार बार याद करो मैंने क्या कहा था कि ABCD याद करो, नहीं, उसको समझाइए कि कोई चीज़ रखिए, उसको बताइए कि ये A फॉर एप्पल होता है। बच्चा याद ही वो समझेगा, हाँ ये एप्पल है, हर चीज़ एप्पल नहीं, ये एप्पल है। तो याद ना करा के आप उसको समझाना चाहिए, तो ये होगा नहीं, बिल्कुल ये नहीं होगा। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देना। बच्चा अपने दृष्टिकोण से अपनी दुनिया को कैसा निर्मित करता है, कैसा देखना चाहता है, उस पर बल देना चाहिए कि अपनी सोच बताइए कैसी दुनिया होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका क्या समस्या है, क्या समाधान हो, उसकी सोच को बढ़ावा देने का काम करना चाहिए। आगे हम चलते हैं, ये दिख रहा होगा जहाँ तक, हाँ दिख रहा है ठीक। सृजनात्मकता शिक्षार्थी वह है जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, पाठ्य चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, बहुत बुद्धिमान है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, आप लोग टिक लगाइएगा। मैं आंसर देती हूँ तब तक। इसका आंसर बी वाला है, पाठ्य चिंतन में चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होना। जो बच्चा जैसे आप बताते हैं कि आप सोचिए, अपने चिंतन को बढ़ाइए, ये कौन सी नई नई चुनौतियाँ उनके सामने दीजिए, तब उनका मतलब दिमाग तेज होगा, चिंतन शार्प होगा, जिससे कि वो सृजनात्मकता की ओर बढ़ेंगे। ये हमारा कार्य होना चाहिए कि बच्चों का जो दिमाग है वो ढेर सारी चिंताओं, सृजनात्मक वाली चिंताओं चिंतन कर सके, चिंतन कर सके, ऐसा होना चाहिए। ऐसा उनका दिमाग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप सोचिए कि इस समस्या का समाधान क्या होगा। आगे चलते हैं। हाँ, अवधारणा का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। तो पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है सामाजिक विकास, तीसरा है संवेगात्मक विकास, तीसरा है बौद्धिक विकास। तो इसका आंसर आप लोग सोचिए। मेरे ख्याल से आप लोग लिख चुके होंगे, मैं इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है डी, बौद्धिक विकास। अवधारणा एक आपके लिख लीजिए, कीवर्ड लिख लीजिए। अवधारणा का विकास जब आए तब आप बौद्धिक विकास ही लगाएंगे। जब नहीं पूछा जाए तो नहीं वाला लगाइएगा, लेकिन जहाँ पूछा जाए कि हाँ अवधारणा का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, तो ये बुद्धि का हिस्सा है। ये बुद्धि में ही अवधारणा का विकास होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। विकास क्रम,
विकास की समस्या, क्षमता, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, विकास की दर। तो इसका आंसर आप लगाए होंगे, लगा लीजिए, मैं थोड़ी देर में व्याख्या करती हूँ। हाँ, तो ये है इसका चौथा आंसर। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। जो विकास होता है जरूरी नहीं वो एक ही क्रम से बच्चों के सब एक दूसरे के साथ चलता हो। कुछ बच्चे बुद्धि में तेज होते हैं, कुछ बच्चे शारीरिक रूप से तेज होते हैं, कुछ बच्चे सामाजिक तौर पे तेज होते हैं। तो उनमें ये विकास का जो दर है उसमें भिन्न भिन्न पाया जाता है।